आपका स्वागत है मार्शल योद्धा अर्जुन की अद्भुत दुनिया में। ये कहानी है वीरता, रहस्यों और युद्धकला की, जहां हर कदम पर रोमांच है। नॉवल लेखक यवकृत राव, स्टोरीज ऑडियो क्रिएटर द नॉवल एक्सप्लेनर के द्वारा किया गया है। अगर आपको ताकत, युद्ध और रहस्य पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मार्शल योद्धा अर्जुन, जहां हर योद्धा की तकदीर तलवार से लिखी जाती है। डिस्क्लेमर, दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। एपिसोड 241 अर्जुन की लड़ाई का वीडियो। अर्जुन अपनी सीट पर वापस चला गया और अखाड़े में मौजूद सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। इस समय मंच से एक कमजोर आवाज आए, अर्जुन। अर्जुन रुका और पीछे मुड़ा। यह अंकुर था। वह अब जोर से बोल नहीं सकता था क्योंकि अर्जुन की सेबर ने उसकी छाती को चीर दिया था, जिससे उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वह चाल, तुमने इसे कहां से सीखा? अंकुर ने हर शब्द बड़ी मुश्किल से बोला। हालांकि डॉक्टरों ने उसको न बोलने की सलाह दी थी, लेकिन उसकी बात अनसुनी हो गई। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे इसे सीखने के लिए कहीं ले गया था। अर्जुन ने इस तथ्य को नहीं छिपाया। हालांकि उसने प्राचीन मकबरे का उल्लेख नहीं किया क्योंकि यह एक रहस्य था कि दिव्य शहर के नीचे एक प्राचीन मकबरा था और बहुत से लोग इस रहस्य को नहीं जानते थे। कुछ दिन अंकुर को अचानक पिछले कुछ दिनों से अर्जुन के गायब होने की याद आए और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मैं समझता हूं, तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। सेबर के बारे में समझ हासिल करने के लिए ऐसी भयावह सेबर तकनीक सीखने में उसे केवल कुछ ही दिन लगे। यह अकल्पनीय था। सेबर चाल का नाम क्या है? अंकुर ने फिर पूछा। जब अर्जुन ने चाल का इस्तेमाल किया था तो उसने अंकुर की तरह चाल का नाम नहीं चिल्लाया था। अर्जुन ने जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सर्वोच्च शासन। यह अर्जुन द्वारा सेबर चाल का नामकरण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह चाल सेबर सत्य के 32 शब्दों के सर्वोच्च शासन को समझने से बनाई गई थी। चाहे वह अंकुर हो या दिव्य नगर के दर्शकों में मौजूद कई साधक, किसी ने भी इस चाल को नहीं पहचाना। उन्हें बस इतना पता था कि अर्जुन की सेबर चाल भयानक थी। सर्वोच्च शासन। अच्छा कदम। अंकुर ने कुछ और नहीं कहा क्योंकि डॉक्टरों द्वारा उसे स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। अंकुर की हार और उसकी गंभीर चोट का मतलब था कि वह अब अनुभवी साधक से मुकाबला नहीं कर सकता था, जिसकी रैंक 2800 थी। जहां तक अंकुर की रैंकिंग का सवाल है, अर्जुन के खिलाफ उसकी हार के कारण ये 10,003 तक गिर गई थी। लेकिन इससे अंकुर की रूकी रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता में प्रत्येक रूकी को उसके सभी मैचों में प्राप्त उच्चतम रैंकिंग के अनुसार स्थान दिया गया था। तो अंकुर को तीसरे स्थान पर रखा गया और अब अर्जुन को नए खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर रखा गया और अभी भी उसकी 3 चुनौतियां बाकी थीं। अब वह किसको चुनौती देने वाला था? क्या वह किसी उच्च श्रेणी के अनुभवी साधक को चुनौती देगा या महिमा को? ये सोचकर कई लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। चाहे अर्जुन किसी को भी चुनौती दे, ये निस्संदेह एक दिलचस्प मुकाबला होगा। इस समय केंद्रीय दिव्य टॉवर में एल्डर विश्वनाथ और एल्डर अमिताभ एक बार फिर शतरंज खेल रहे थे। इन दोनों बूढ़ों ने एक बर्तन में चाय बनाई थी। वे शतरंज खेलते थे और साथ ही चाय का आनंद भी लेते थे। उन दोनों के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बेकार की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। वे दोनों कई दिनों तक शतरंज खेलते रहते थे। जहां तक रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता की बात है, वे कभी कभार ही इस पर ध्यान देते थे जब वे शतरंज खेलते थे। रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता उनके स्तर के लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अमिताभ और विश्वनाथ को दिव्य शहर के बुजुर्ग माना जाता था, जो नए लोगों के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित थे। दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड जैसे लोगों के लिए, जो आमतौर पर दशकों तक एकांत प्रशिक्षण में प्रवेश करते थे। मैं कहता हूँ, बूढ़े आदमी अमिताभ, आप हाल ही में दक्षिणी द्वीप गए थे और 2 पाउंड अच्छी चायपत्ती चुनकर लाए थे, है ना? आप इसे क्यों नहीं बना रहे हैं? इसे न पीना एक स्वर्गीय खजाने की बर्बादी है। विश्वनाथ चाय की चुस्की ले रहा था। वह इस समय एक बेहतरीन चाय पी रहा था जो मेरिडियन और डेंटियन को पोषण दे सकती थी। इस चाय का एक बर्तन अनमोल था, लेकिन वह अभी भी एल्डर अमिताभ द्वारा लाई गई चायपत्ती के लिए तरस रहा था। एल्डर अमिताभ ने आंखें घुमाई और उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने कहा, क्या तुमने आज अर्जुन को सेबर कब्र से बाहर नहीं निकाला?
वह कैसा है? विश्वनाथ ने जब अमिताभ को ये पूछते सुना तो उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। ऐसा लग रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह कहना मुश्किल है। जब मैंने बच्चे को बाहर आने के लिए कहा तो वह बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वाकई कुछ सीखा हो, लेकिन इसके बारे में सोचने पर वह केवल थोड़े समय के लिए ही अंदर गया था, इसलिए यह बहुत कम संभावना है कि उसने वाकई कुछ सीखा हो। इसलिए मैं उसे फिर से सेबर कब्र में जाने देने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि वह कुछ दिनों में और अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सके। फिर मैं उसके साथ लड़ने के लिए एक योग्य क्षमता वाले प्रतिद्वंद्वी को तैयार करूंगा ताकि उसके प्रशिक्षण के परिणाम देख सकूं। एल्डर अमिताभ ने जब ये सुना तो वह अवाक रह गया। उसने अपने हाथ में शतरंज का टुकड़ा मेज पर पटका और झल्लाया, तुम उसे फिर से वहां ले जाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि सेबर कब्र दिव्य शहर का रसोई घर है? बैंगनी रक्त क्षेत्र के एक साधक के लिए पहली बार सेबर कब्र में प्रवेश करना और कुछ दिनों के बाद इससे कुछ आत्मविश्वास प्राप्त करना, जैसे कि उसने कुछ सीखा है, उसने जो सीखा है उसकी सबसे अधिक संभावना गलत होने की है। मुझे मत बताओ कि आपको नहीं पता था कि ऐसा होगा। क्या आप अगले कुछ दिनों में अंकुर और महिमा को तलवार और सेबर कब्रों में ले जाने की योजना बना रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या वे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? एल्डर अमिताभ द्वारा पूछे जाने पर विश्वनाथ ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने ये भी सोचा कि अर्जुन अपनी शिक्षा में भटक गया होगा। उसने धीरे से कहा, अंकुर को भूल जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि महिमा में क्षमता है, इसलिए यह कोशिश करने लायक है। वह कम उम्र में ही सच्चाई के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सफल रही और उसकी समझ बहुत अच्छी है। इसके अलावा वह तलवार भी चलाती है। विश्वनाथ की बातें सुनकर अमिताभ हिचकिचाया। महिमा के बारे में विश्वनाथ की बात सही थी, ये वास्तव में कोशिश करने लायक था। एल्डर अमिताभ ने कहा, बुरे आदमी, हमें सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि इन प्रतिभाशाली लोगों के ऋषि बनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हमें उनका भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए। पिछले साल सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में कई घटनाएं हुई हैं, जैसे कि क्लाउड विल्डरनेस में बैंगनी बाघ लो का जन्म और पिछले साल दिव्य जंगल में जानवरों की भीड़ का पलायन। कौन जानता है कि क्या कुछ बड़ा हुआ है। युवा पीढ़ी का पोषण करने में सक्षम होना हमेशा अच्छा होता है। जैसे ही अमिताभ ने ये कहा, उसने दरवाजे के बाहर से युआन क्यूई का संदेश सुना। अधीनस्थ अशोक देसाई एल्डर अमिताभ से मुलाकात करना चाहते हैं। अशोक। अमिताभ ने कुछ देर सोचा। अशोक एक कानून प्रवर्तक के रूप में इस वर्ष की रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता के प्रभारी थे। उन्हें अब भी अखाड़े में होना चाहिए। अंदर आइए। क्या बात है? अमिताभ ने हल्के से कहा। अशोक, जिसने काला लबादा पहना हुआ था, ने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। उसने अपनी टोपी उतारी और हाथ जोड़कर सलामी दी। यह अधीनस्थ इस साल की रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता की अध्यक्षता कर रहा था और एक लड़ाई में कुछ खास हुआ। यह अधीनस्थ निश्चित नहीं था कि यह क्या था और मैं दोनों बड़ों के लिए इसकी छोटे ओष्टी करने के लिए एक वीडियो डिस्क सरणी लाया हूं। ये कहते हुए अशोक ने डिस्क सरणी सौंप दी। अमिताभ ने अशोक को कुछ अनिश्चितता के साथ देखा। उसे और विश्वनाथ को किस तरह की नौसिखिया लड़ाई की पुष्टि करने की आवश्यकता थी। इस समय अशोक ने डिस्क सरणी को मेज पर रख दिया था और अपने शरीर की युआन क्यूई को डिस्क सरणी में प्रवाहित किया। डिस्क सरणी से एक प्रकाश चमक उठा और उसमें से वीडियो निकलने लगा। यह अंकुर और अर्जुन की लड़ाई थी। ओह! इस छोटे बदमाश ने तुरंत अंकुर को चुनौती दी। वह निश्चित रूप से आश्वस्त लग रहा है। आखिरकार अर्जुन एक सामान्य पृष्ठभूमि से था। दिव्य शहर में आने के 3 महीने बाद एक एकांतप्रिय परिवार की प्रतिभा। अंकुर को चुनौती देने के बिंदु तक पहुंचना आसान नहीं था। अशोक ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथों को बगल में रखकर खड़ा हो गया। डिस्क एरे का वीडियो ही अमिताभ और विश्वनाथ को यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि इस लड़ाई में क्या खास था। बिना उसके कुछ कहे, डिस्क एरे के फुटेज में अंकुर और अर्जुन की भयंकर लड़ाई दिखाई दी। अर्जुन को अंकुर के कवच की सुरक्षा को तोड़ते देख अमिताभ ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद अंकुर ने अर्जुन से फिर से लड़ने के लिए अपना कवच उतार दिया। अमिताभ ने एक दुर्लभ प्रशंसात्मक मुस्कान दी। ये छोटा शैतान बुरा नहीं है। मुझे पता है, वह बुरा नहीं है। अंकुर के साथ उसकी लड़ाई को देखो। वह पहले से ही किसी नुकसानदेह स्थिति में नहीं था। मेरे पास उसे सेबर कब्र में ले जाने का कारण था। शायद कुछ और दिनों के साथ वह वास्तव में कुछ सीख सकता है। विश्वनाथ ने शेखी बघारना शुरू कर दिया, लेकिन इस समय अर्जुन अंकुर के ट्रैप्ड ऑक्स लॉक में फंस गया था। विश्वनाथ की खुशी का भाव जम गया। ये बच्चा प्रशंसा के योग्य कैसे नहीं हो सकता? मैंने अभी अभी इसकी प्रशंसा की और अब यह अपने प्रतिद्वंद्वी के आला में फंस गया। अर्जुन केवल युद्ध का सामना कर सकता था और उसे इसके परिणामस्वरूप कष्ट उठाना ही था। इस समय अंकुर ने अपना घातक प्रहार किया और अर्जुन ने अपनी सेबर से उसका सामना किया। ऐसा लग रहा था जैसे
मैं रुक गया हो जब उन्होंने अर्जुन के ब्लेड की किरण को आकाश बैल की प्रेत छवि को चीरते हुए और फिर अंकुर के मजबूत शरीर को चीरते हुए देखा तो उन दोनों के चेहरे के भाव थम से गए। बस अब ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में अविश्वास का भाव देखा। रिप्ले, विश्वनाथ ने जल्दी से कहा। अशोक ने एक शब्द भी नहीं कहा और अर्जुन के स्लैश को फिर से दिखाने के लिए छोटी ई सरनी में कुछ और युआन क्यूई इंजेक्ट किया। ये वार अंकुर के शरीर पर लगा था और यह उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। वह ब्लेड की किरण बहुत देर तक उनकी आंखों की पुतलियों में बनी रही। सेबर के 32 शब्दों का क्षेत्र, एल्डर अमिताभ ने गहरी आवाज में कहा। यह बच्चा, विश्वनाथ के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। इस समय अपने स्वभाव के अनुसार वह उछलकर शेखी बघारता और कहता कि उसकी दूरदर्शिता कितनी अच्छी है। लेकिन अर्जुन एक अजीब व्यक्ति था। उसने कुछ ही दिनों में सेबर सत्य के 32 शब्दों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रबंधन किया, यहां तक कि वह भी कुछ नहीं कह सका। वह मूल रूप से अर्जुन को सेबर कब्र पर ले गया था। वह अर्जुन का परीक्षण करना चाहता था। उसे लगा कि वह उसको कब्र पर कुछ बार ले जा सकता है ताकि उसे थोड़ी सी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके और यह उसके जीवन के लिए फायदेमंद होगा। सामान्य परिस्थितियों में अगर अर्जुन कुछ महीनों में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेता तो यह एक असाधारण उपलब्धि होती। लेकिन अब सिर्फ 4-5 दिनों में उसे ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई। ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति थी, यहां तक कि सूर्य प्रताप, जो एक स्वाभाविक तलवारबाज था, उसकी तलवार की समझ के मामले में अर्जुन से तुलना नहीं की जा सकती थी। बहुत बढ़िया। क्या ये बच्चा स्वाभाविक रूप से सेबर चलाने वाला हो सकता है? कुछ लोग स्वाभाविक रूप से एक खास तरह के हथियार के अनुकूल होते थे। ऐसा लगता था जैसे वे हथियार के लिए ही पैदा हुए हों। जब वे हथियार का इस्तेमाल करते थे तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती थी और वे किसी दूसरे हथियार का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते थे। ये लोग एक पहलू में आसानी से शिखर तक पहुंच सकते थे। उनके लिए अपनी पसंद के हथियार के बारे में जानकारी हासिल करना भी आसान था। अमिताभ ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह नहीं है। उसके पास एक धनुष भी है। उसका धनुष कौशल भी बुरा नहीं है। मैंने सुना है कि वह जड़ी बूटी चुनने वाले प्रशासक से उस धनुष का उपयोग करके आदिम जड़ी बूटी को पकड़ने में कामयाब रहा। स्वाभाविक रूप से सेबर का उपयोग न करना, लेकिन ऐसी संवेदनशीलता रखना जो एक प्राकृतिक सेबर उपयोगकर्ता से कहीं अधिक है, यह अविश्वसनीय है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल योद्धा अर्जुन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 242। ये वार सिर्फ एक जांच थी। इस समय रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता में पूरा क्षेत्र अर्जुन और महिमा का लग रहा था। बाकी सभी लोग गौण भूमिका निभा रहे थे। जब लोग अन्य लड़ाइयों को देखते थे तो उनके मन में केवल एक ही विचार आता था, और वह था, जल्दी करो और अपनी लड़ाई खत्म करो। अर्जुन और महिमा को मंच पर आने दो। सभी नए खिलाड़ी जो अभी भी मंच पर जा सकते थे, वे सभी नए खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ थे। वे सभी अपने सिर के चारों ओर एक प्रभामंडल के साथ बड़े हुए थे, लेकिन अब वे मंच पर केवल सहायक पात्र थे। इससे वे असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि अर्जुन और महिमा उनसे बिल्कुल अलग स्तर पर थे। रेफरी ने जानबूझकर अर्जुन और महिमा की लड़ाई दिन के अंत में तय की। यह सुनिश्चित करने के लिए था कि वे दोनों अपनी इष्टतम अवस्था में वापस आ सकें, ताकि उनकी लड़ाई उच्चतम स्तर पर एक तमाशा बन सके। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब गया और शाम ढलने लगी। लोग इस बड़ी लड़ाई की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे। बाकी सभी नए खिलाड़ी अपनी लड़ाई खत्म कर चुके थे, इसलिए वे उन दोनों के मंच पर आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक मैदान के मुख्य द्वार के पास भीड़ में हलचल मच गई। भीड़ अचानक तितर बितर होने लगी। जो लोग तितर बितर हो गए थे उनके चेहरे पर भ्रम या सदमे के भाव थे। ओह, क्या हुआ? लोगों ने इधर उधर देखा तो उन्हें प्रवेश द्वार पर काले लबादे पहने कुछ लोग दिखाई दिए। इन काले लबादे वाले लोगों के बीच दो बुजुर्ग व्यक्ति थे जो इत्मीनान से टहलते हुए अंदर आ रहे थे। वे हैं। हर कोई हैरान था, खास तौर पर नौसिखिए। उन्होंने इन दो बूढ़े लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वे उन्हें पहचान नहीं पाए। लेकिन नौसिखियों को इन काले लबादे वाले लोगों के बारे में स्पष्ट जानकारी थी। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में काले लबादे पहनने वाले एकमात्र लोग कानून लागू करने वाले थे। कानून लागू करने वाले लोग? यहाँ इतने सारे कानून लागू करने वाले लोग क्यों हैं? नौसिखिए अचंभित रह गए और इस समय कुछ अधिक शक्तिशाली अनुभवी साधकों ने क्षण भर रुकने के बाद उन दो बूढ़ों को पहचान लिया। एल्डर अमिताभ, एल्डर विश्वनाथ, वे अखाड़े में क्यों आए? ये सुनकर सभी नौसिखिए अचंभित रह गए। एल्डर, ये दो बूढ़े आदमी एल्डर हैं सभी उपस्थित साधकों के लिए। दिव्य नगर के एल्डर महान व्यक्ति थे। पूरे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में 500 वर्षों में शायद एक भी ऐसा न हो। वे यहाँ मैदान में क्या कर रहे थे? रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता एल्डर्स के ध्यान देने लायक नहीं थी।
रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता को नजरअंदाज कर दे, यहां तक कि सूर्य प्रताप जो दिव्य शहर में नंबर 1 रैंक पर था, उसको भी एल्डर्स द्वारा ऐसा व्यवहार नहीं मिला जब उसे दूसरे या तीसरे रैंक वाले लोगों द्वारा चुनौती दी गई। ज्यादा से ज्यादा एल्डर्स सिर्फ एक वीडियो डिस्कैरे देखते थे। दिव्य शहर में हर साल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हर साल पृथ्वी सम्मान सूची में प्रथम स्थान प्राप्त होता था, जिसे थोड़े समय में कई बार चुनौती दी जाती थी। एल्डर्स हर बार इसे देखने के लिए इतने स्वतंत्र नहीं थे। आमतौर पर एल्डर्स कभी भी अखाड़े में नहीं दिखाई देते थे। इसके बजाय ये कहा जाना चाहिए कि साधकों को आमतौर पर एल्डर्स से मिलने का मौका नहीं मिलता था। नौसिखिए साधकों को एल्डर विश्वनाथ से मिलने का मौका मिल सकता था, जब वह कभी कभार अतिथि के रूप में दरवाजा खोलने वाले बूढ़े व्यक्ति के रूप में आते थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वह एक एल्डर थे। विश्वनाथ और अमिताभ को सम्मान की सीटों पर बैठे देखकर हर कोई अभी भी अचंभित था, क्या वे यहाँ अर्जुन और महिमा का मैच देखने आए हैं। इस संभावना के बाद में सोचते ही लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आगे सोचने पर उन्हें समझ आया कि अर्जुन और महिमा का मैच वाकई एक उल्लेखनीय घटना थी। अद्भुत! ये नौसिखिए रैंकिंग प्रतियोगिता बड़ों का ध्यान आकर्षित कर रही है। लोग हैरान चेहरों के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। अर्जुन और महिमा चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, वे सूर्य प्रताप के स्तर के नहीं थे। वे दो बुजुर्गों को अपने नौसिखिए के रूप में देखने में कामयाब रहे। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। इस समय विश्वनाथ और अमिताभ शांति से सीटों पर बैठे थे। ये वास्तव में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था कि कुछ एल्डर व्यक्तिगत रूप से अखाड़े में आए। वे यहाँ अर्जुन की सेव सत्य के 32 शब्दों की समझ को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए आए थे। यद्यपि दिव्य शहर की वीडियो डिस्क सरणी का उपयोग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता था, लेकिन यह उन कानूनों को रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त नहीं था जिनके बारे में साधकों को जानकारी थी। अस्पष्ट वीडियो छवियां सत्य की सुंदरता को प्रतिबिंबित करने में असमर्थ थीं। अर्जुन महिमा दिव्य जंगल मंच। रेफरी ने घोषणा की। यहां दो बुजुर्गों के साथ रेफरी को भी दबाव महसूस हुआ। अपने हाथ में सेबर लेकर अर्जुन दिव्य जंगल के मंच पर चला गया और उसकी प्रतिद्वंद्वी महिमा ने अपने हाथ में एक नर्म तलवार पकड़ी हुई थी। उसका व्यवहार शांत था और उसमें किसी विशेषज्ञ की तीक्ष्णता की कमी थी। चलते समय महिमा ने सम्मान की सीटों पर बैठे दो बुजुर्गों पर नजर डाली। वे दिव्य शहर के बुजुर्ग हैं। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के समर्थन के असली स्तंभ हैं। वे मेरे दादा, मेरे पिता और गुरु से भी ज्यादा मजबूत हैं। महिमा तंवर परिवार से थी, जो एक गहन विरासत वाला पारिवारिक कबीला था, लेकिन परिवार में कभी कोई मानव ऋषि नहीं था। यहाँ तक कि तंवर परिवार का वर्तमान मुखिया भी एक शीर्ष मानव लॉर्ड ही था। महिमा की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। वह तंवर परिवार में पहली ऋषि बनने के लिए दृढ़ थी। वह तंवर परिवार के इतिहास में एक नया गौरवशाली अध्याय शुरू करना चाहती थी। हालांकि यह महत्वाकांक्षा हमेशा महिमा के दिल में दबी हुई थी। उसने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। अब एक साथ दो ऋषियों को देखकर यह बात उसके मन में घर कर गई। भविष्य में वह भी उस स्तर तक पहुंचना चाहती थी। 500 साल में एक बार एक ऋषि प्रकट होता है। वह पिछले 500 सालों में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बनना चाहता था। वह यहाँ असफल नहीं हो सकती थी। महिमा ने अपनी तलवार निकाली। वह चुप थी और उसकी सांसें शांत थीं। हालांकि उसकी बड़े बसूरत आंखें उसकी लड़ाकू भावना को छिपा नहीं सकी। अर्जुन ने धीरे से अपनी 1000 आर्मी सेबर निकाली। महिमा, मैं जानता हूं कि तुम अपनी ताकत छिपा रही हो और तुमने अब तक जो ताकत दिखाई है वह मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। अगर तुम अपना तुरुप का पत्ता पहले ही इस्तेमाल नहीं करोगी तो तुम्हें इसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। अपना कदम उठाओ। वह अब भी बहुत शांत थी। वह इस लड़ाई के लिए पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। यह शायद उन दो संतों के प्रकट होने के कारण था जिसने महिमा में लड़ाई की भावना को प्रज्वलित किया था। वह जीतना चाहती थी। इस समय अर्जुन ने चलना शुरू कर दिया। उसका शरीर हवा के झोंके की तरह हिला और भयानक सेबर की किरण, जो सभी प्रकार की ब्लेड की किरणों को चकनाचूर कर सकती थी, महिमा पर टूट पड़ी। ये हरकत हर किसी की आंखों में समा गई। दूर से भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि एक लंबी तलवार उनकी गर्दन में लटक रही है, जिसका मकसद हत्या करना है। एक भयानक सेबर महिमा ने अपनी पुतलियां सिकोड़ ली और किरण से बचने के लिए पीछे की ओर उड़ गई। फिर उसने अपनी नर्म तलवार किरण की ओर घुमाई। उसके शरीर की सारी युआन क्यूई भी तलवार में समा गई। इस युआन क्यूई में एक अवर्णनीय कोमलता थी जो सेबर की किरण से टकराने के लिए थी। हालांकि अर्जुन की सेबर महिमा की तलवार से कहीं अधिक तेज थी। ची 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 की आवाज के साथ किरण ने महिमा की तलवार क्यू को चीर दिया। सभी लोग देख सकते थे कि किरण उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी। लोग अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सके। महिमा एक खूबसूरत जवान लड़की थी। अगर अंकुर को सेबर से काट दिया जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन महिमा को कटते हुए देखना कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक पल में जैसे ही महिमा को सेबर से काटा जाने वाला था, अर्जुन की सेबर की किरण रहस्यमय तरीके से
एक तरफ खिसक गई। ये कट अंततः महिमा के चेहरे के समानांतर चला गया और यह बैंगनी टंगस्टन जमीन पर जोर से लगा। ठोस बैंगनी टंगस्टन मंच हिल गया और उस पर 4 फीट लंबा सेबर का गहरा निशान उभर आया। महिमा का शरीर हवा में 30 मीटर तक लहराया। इससे पहले कि वह धीरे से जमीन पर गिरती, लेकिन उससे पहले बालों की कुछ लंटें उसके गालों पर गिर गईं। अभी क्या हुआ? दर्शक आंखें फाड़े देखते रहे। वे पूरी तरह से बीम पर ध्यान न केंद्रित कर रहे थे और उन्हें डर था कि वे एक रोमांचक क्षण चूक जाएंगे। लेकिन फिर भी वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि अर्जुन और महिमा के टकराव के दौरान क्या हुआ था। ये बहुत तेज था और एक पल में ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद सेबर बीम से मंच को चीर दिया गया। इससे लोगों की सांसें थम सी गईं। मैंने महिमा के सामने अर्जुन की सेबर की किरण को स्पष्ट रूप से देखा। उसने नीचे की ओर पूरी तरह से वार क्यों नहीं किया? क्या उसने आखिरी समय में महिलाओं के प्रति कोमलता महसूस की और पीछे हट गया? किसी ने पूछा। मूर्ख मत बनो, एक अनुभवी साधक ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें लगता है कि वह एक कमजोर युवती है। यह हार्ड सॉफ्ट अवधारणा है। महिमा ने अर्जुन की शक्ति को नष्ट करने के लिए आखिरी समय में हार्ड सॉफ्ट अवधारणा का इस्तेमाल किया, लेकिन वह इसे पूरी तरह से नष्ट करने में सफल नहीं हुई। कुछ अनुभवी साधक जो पृथ्वी रैंकिंग में 2000 के आसपास रैंक पर थे, उन दोनों की लड़ाई को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। हार्ड सॉफ्ट अवधारणा कई हमलों को विफल कर सकती थी, लेकिन यदि ताकत में अंतर बहुत अधिक होता था तो यह स्थिति को पलट नहीं आ सकती थी। कई लोगों ने देखा कि महिमा के बाल कुछ झड़ गए थे। यह अर्जुन था जिसने अपनी पहली मुठभेड़ में ऊपरी हाथ रखा था। अर्जुन ने अपनी तलवार को देखा और पहले की शक्ति के बारे में सोचा। वह आश्चर्यचकित था कि छोटी ही उसकी तलवार उसकी इच्छा के विरुद्ध दिशा बदल सकती थी। अर्जुन ने कहा, हार्ड सॉफ्ट। एक कमजोर ताकत का इस्तेमाल करके एक मजबूत ताकत पर जीत पाना वाकई आश्चर्यजनक है, लेकिन जीत हासिल करने के लिए ये काफी नहीं है। मेरा पहला वार सिर्फ एक जांच थी। इसके बाद मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। जांच ये सुनकर लोग अवाक रह गए। इतना शक्तिशाली सेबर हमला तो उसकी जांच मात्र थी। उनमें से कई लोग जानते थे कि वे इस तलवार के हमले का विरोध भी नहीं कर सकते थे। नहीं वे ये जानते थे कि ऐसा कैसे किया जाए। पहले वे जानते थे कि अर्जुन बहुत ताकतवर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंतर कितना बड़ा था। अब उन्हें अंतर का सहज ज्ञान हो गया था। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अंकुर हार गया। वे कंकुर नहीं थे और उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन से लड़ते समय WSS को किस तरह का दबाव महसूस हुआ। अगर वे मंच पर खड़े होते तो शायद उन्हें इस भावना का एहसास होता। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल योद्धा अर्जुन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 243 महिमा की एक और जीत। अर्जुन ने अंकुर को हराने के बाद जल्दी से उस व्यक्ति का नाम प्रस्तुत किया जिसे वह अगली चुनौती देना चाहता था। जब रेफरी ने चुनौती फॉर्म प्राप्त किया तो कुछ लोग उसे देखने लगे। रेफरी की मेज के पास कुछ लोग खड़े थे और उन्होंने अर्जुन द्वारा लिखे गए नाम की जांच शुरू कर दी और उसने जो व्यक्ति चुना वह महिमा थी। अर्जुन बनाम महिमा। तब किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसा होने वाला था। रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता में शीर्ष पर खड़े होने के लिए छोटी ईसी की जरूरत थी। अर्जुन और महिमा के बीच अंतिम मुकाबला होना तय था। वास्तव में यह एक ऐसा अनुभव था जो अर्जुन जैसे व्यक्ति को नौसिखियों के बीच विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ते हुए प्राप्त करना था। उसे अपनी मार्शल आर्ट को प्रशिक्षित करने के लिए युद्ध का अनुभव प्राप्त करना था। अर्जुन महिमा से लड़ना चाहता है। किसी ने खबर फैला दी, वह महिमा से लड़ना चाहता है। महिमा अब दबाव महसूस करने वाली है। अतीत में महिमा का प्रदर्शन हमेशा अंकुर से बेहतर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए ऐसा नहीं लगता था कि जब वह अर्जुन का सामना करेगी तो वह कुछ ज्यादा कर सकती थी। अर्जुन एक सनकी है। जब अंकुर ने अंत में अपना सब कुछ झोंक दिया, तब भी अर्जुन ने एक ही शॉट में उसे तोड़ दिया था। अपनी असाधारण चाल ढाल, हमले और गति के साथ दूसरों को धूल चटा सकता है। क्या महिमा उसे हरा सकती है? यह मुश्किल होने वाला है, अब ऐसा लग सकता है। लेकिन कौन जानता है कि महिमा ने कितनी छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। जब अंकुर और अर्जुन लड़े थे तो उसके पास भी अपना तुरुप का पत्ता था। तो क्या महिमा के पास भी एक तुरुप का पत्ता नहीं होगा? या हम मत भूलो कि महिमा एक ऐसी व्यक्ति है जिसने नाम विज्ञान सत्यों में अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। लोगों ने इस विषय पर बहस की, लेकिन अंत में ज्यादातर लोगों का मानना था कि अर्जुन के जीतने की संभावना अधिक थी। इस समय रेफरी ने घोषणा की, दिव्य जंगल मंच 2600 राहुल मिश्रा चैलेंजर। महिमा। तवर अर्जुन से लड़ने से पहले महिमा ने पहले ही एक मैच की व्यवस्था कर ली थी। वह पृथ्वी के सम्मान सूची में 2600वें व्यक्ति को चुनौती दे रही थी। यह महिमा की आखिरी से तीसरी लड़ाई थी। कल उसके पास किसी को चुनौती देने के लिए अभी भी 2 अवसर थे। कोई नहीं जानता था कि महिमा कितना ऊंचा उठ सकती है। महिमा ने एक तलवार पकड़ी हुई था, बड़ी ही, जो पानी की तरह नर्म थी, और वह दिव्य जंगल मंच पर चली गई।
इस लड़ाई में चाहे उसका सामना किसी से भी हुआ हो या अर्जुन अगली लड़ाई में उसका सामना करने वाला हो, वे सभी मजबूत प्रतिद्वंद्वी थे। लेकिन फिर भी छोटी माँ अभी भी बहुत शांत थी। कई लोगों ने उसके ऐसे व्यवहार की प्रशंसा की। वह वास्तव में विशेषज्ञ बनने के योग्य है। उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की, तब भी नहीं जब उसने देखा कि अंकुर हार रहा है। लोग मन ही मन भयभीत थे। उन्हें महिमा की ताकत की सीमा का पता नहीं था। महिमा के प्रतिद्वंद्वी राहुल ने अपने हाथ में एक भाला पकड़ रखा था। भाले को हाथ में लेकर उसने एक प्रभावशाली मुद्रा बनाई। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत गंभीरता से लेता था और उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते थे। महिमा प्रतिभागियों की बेंच पर ध्यान कर रहे अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। वह भी मौजूदा नंबर 1 रूकी की प्रभावशाली शैली देखना चाहता था। लड़ाई शुरू हो गई थी। बहुत से लोगों की नजरें मंच पर टिकी थीं। वे महिमा की छिपी हुई ताकत को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। अंकुर के पास बहुत सारी छिपी हुई ताकत थी, इसलिए महिमा के पास भी निश्चित रूप से छिपी हुई ताकत थी। हर किसी ने कल्पना कर ली कि इस लड़ाई में राहुल धीरे धीरे महिमा को दबा देगा जब तक कि उसे स्थिति को बदलने के लिए अपनी छिपी ताकत का उपयोग नहीं करना पड़े। लेकिन ये लड़ाई उनक बड़ी ही कल्पना से अलग थी। राहुल वास्तव में अपने शुरुआती हमलों में बहुत भयंकर था। उसके भाले से किरणें निकल रही थी। भाला सैनिकों के बीच सबसे अच्छे हथियार के रूप में जाना जाता था। राहुल की लंबाई 1.8 मीटर से ज्यादा थी, इसलिए भाले से हमला करते समय उसकी आक्रामकता काफी प्रभावशाली थी। लेकिन महिमा एक नर्म तलवार का उपयोग कर रही थी। जब तलवार और भाले के बीच वार होता था तो आमतौर पर वह नुकसान में रहती थी। महिमा को राहुल ने जल्दी ही दबा दिया। राहुल का भाला तेज था और उसने अपनी उभरती हुई युआन क्यूई भी उसमें डाल दी। राहुल ने एक के बाद एक हमला किया जैसे कि लहरें उठ रही हों और रुकने का नाम ही न ले रही हो। महिमा की आता करे तो वह समुद्र में एक छोटी नाव की तरह थी। वह ऐसे घूम रही थी जैसे उसे लहरों और हवा ने हिलाया हो। ऐसा लग रहा था कि महिमा एक खतरनाक स्थिति में थी, लेकिन राहुल के हमले चाहे कितने भी जोरदार क्यों न हो, वह अपराजित रही। लंबे समय तक उसे हराने में असमर्थ रहने के बाद राहुल को चिंता होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह महिमा को हराने से बस एक कदम दूर है। अगर राहुल एक चट्टान थी तो महिमा घास की एक पत्ती की तरह थी। चाहे चट्टान उस पर कितनी भी जोर से दबाव डाले, घास की पत्ती सिर्फ झुक जाती और टूटती नहीं। इससे कई नौसिखिए नाराज हो गए। वे चाहते थे कि महिमा अपने मैच खूबसूरती से जीत जाए, लेकिन वास्तव में महिमा को दबाया जा रहा था। नवयुवकों को यह अच्छा नहीं लगा। क्या महिमा के पास कोई छिपी हुई ताकत नहीं थी? अगर वह इस तरह से राहुल द्वारा दबाई जा रही थी तो वह अर्जुन से कैसे लड़ेगी? लोग जानते थे कि राहुल बहुत ताकतवर है। पृथ्वी रैंकिंग में 2600वें स्थान पर होने और तीसरे वर्ष में भी उसे शीर्ष विशेषज्ञों में से एक माना जाता था। पिछले वर्षों में जो भी नौसिखिया 2600वें स्थान पर रहने वाले साधक से इस स्थिति तक लड़ सकता था, वह एक सनकी होता था। उनके लिए नौसिखिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से निश्चित था। लेकिन इस साल यह अलग था। यहाँ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अर्जुन थी। इस तरह से लड़ने से वह अर्जुन के लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि दर्शक चिंतित थे, लेकिन महिमा बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। महिमा निर्धारित आदेश का पालन करती रही और उसने राहुल के हर हमले को विफल कर दिया। ये खतरनाक लग रहा था, लेकिन वह इसे बहुत आसानी से कर रही थी। अखाड़े में राहुल का दिल डूब गया। वह जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी ऊर्जा महिमा से ज्यादा तेजी से खत्म हो जाएगी। अंत में वह हार जाएगा। एक ही वार में जीतने के लिए उसे अपनी ताकत जमा करनी पड़ी। अब वह सिर्फ अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर सकता था। राहुल ने हाल ही में ये चाल सीखी थी और वह इसका इस्तेमाल करने में कुशल नहीं था। लेकिन अब जीत हासिल करने के लिए उसके पास सिर्फ यही चाल थी। जैसे ही राहुल ने महिमा पर हमला किया, उसने अपनी सबसे अच्छी चाल की तैयारी शुरू कर दी। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद उसने महिमा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उसके पूरे शरीर की युआन क्यूई फटने के साथ ही उसके सामने ऊर्जा का एक उछाल प्रकट हुआ। जैसे ही राहुल अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए तैयार हुआ, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। महिमा, जिसे उसने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, अचानक उसके हमले से ऊर्जा उधार लेकर उस पर वापस उड़ाया और हमला बोल दिया। ये हमला उत्साहजनक नहीं लग रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि यह राहुल की ऊर्जा तुरंत को खतरे में डालने वाला था। लेकिन इस हमले से तलवार की किरण निकली जिसने राहुल की ऊर्जा तरंग के एक हिस्से को नष्ट कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने राहुल के हमले के कमजोर स्थान पर प्रहार किया था। पेन राहुल की युआन क्यू टूट गई थी, इसलिए भले ही वह उस क्षण प्रतिक्रिया करने में सक्षम था और पीछे हटते समय उसके शरीर की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिमा बहुत तेज थी और उसकी तलवार बहुत सटीक थी। उसका शरीर एक भूत की तरह राहुल के भाले की किरणों पर टूट पड़ा और उसने अपनी तलवार से उसके सुरक्षात्मक अवरोध को तोड़ दिया। ये हमला गुफा से निकले विषैले सांप जैसा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह राहुल की गर्दन के चारों ओर लिपट गया हो।
ठंडी ब्लेड की किरण ने राहुल के दिल को डुबो दिया और उसकी सारी युआन क्यूई का संचार रुक गया। क्या? वह अवाक रह गया। वह बिना हिले डुले खड़ा रहा, मानो वह डर गया हो। तुम हार गए हो। महिमा ने अपनी नर्म तलवार वापस ले ली और चुपचाप एक कदम पीछे हट गई। राहुल चकित रह गया जब उसने महिमा को पीछे हटते देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। शुरू से ही वह हमेशा बढ़त बनाए रखता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लंबे समय तक हमलों के बाद उसे नीचे नहीं गिरा सकता था, इसलिए उसे उस घातक प्रहार का इस्तेमाल करना पड़ा जो उसने अभी अभी सीखा था। लेकिन इससे पहले कि वह इसका इस्तेमाल कर पाता, महिमा ने अचानक बाजी पलट दी और उसे हरा दिया। एक साधारण दिखने वाली चाल ने एक ही चाल में उसकी सुरक्षा को तोड़कर जीत हासिल कर ली। हार से जीत की ओर यह बड़ा उलटफेर लगभग एक पल में हुआ। राहुल को लगा कि वह महिमा से ज्यादा मजबूत है, लेकिन अंत में वह फिर भी हार गया। यह हसास शतरंज की तरह था। जब कोई अपने प्रतिद्वंद्वी के मोहरों का एक बड़ा हिस्सा हटाकर उसे दबा रहा था, तो उसे जीत मिल रही थी। लेकिन अचानक प्रतिद्वंद्वी ने एक चाल चली जिससे उसके राजा को शह मिल गई। पूरा मैच हार गया। राहुल को अपनी हार पर बहुत दुख हुआ। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि महिमा ने कैसे उसके कदम को तोड़ दिया। दर्शक भी इस युद्ध के परिणाम से भ्रमित थे। ऐसा लग रहा था कि महिमा ने आसानी से जीत हासिल की थी और साथ ही आसानी से नहीं भी। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि महिमा ने संयोग से जीत हासिल की है। ये कैसे हुआ? वे महिमा द्वारा अपनी छिपी हुई ताकत को प्रकट करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक महिमा ने बस एक ही चाल चली, और सिर्फ उस एक चाल की ताकत ने उसे अज्ञात तरीके से राहुल को हराने की अनुमति दी। क्या महिमा के पास कोई छिपी हुई ताकत नहीं है? क्या उसके पास बस यही है? फिर वह अर्जुन से कैसे लड़ेगी? क्या उसका हारना तय नहीं है? लोगों के मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक था। राहुल को हराने के लिए संघर्ष करने से उसके लिए अर्जुन को हराना मुश्किल था। इस समय किसी ने कहा, इसके विपरीत, मुझे लगता है कि इस लड़ाई में महिमा का प्रदर्शन भयानक है। उसने जो ताकत इस्तेमाल की वह राहुल की तुलना में कमजोर थी, लेकिन अंतिम परिणाम अप्रत्याशित था। कमजोर ताकत से राहुल को हराना, यही कौशल है। आपको कैसे पता चलेगा कि महिमा ने जो ताकत इस्तेमाल की वह उसकी सीमा थी? जब उस व्यक्ति ने प्रश्न उठाया तो श्रोतागण आश्चर्यचकित रह गए। अगर वह 60% ताकत से जीत सकती है, तो वह 100% ताकत का इस्तेमाल क्यों करेगी? इसके बजाय प्रतिद्वंद्वी को 60% ताकत से हराना, यह उसके कौशल को दिखाता है। हो सकता है महिमा अपने कौशल को प्रशिक्षित और निखार रही हो। जिस व्यक्ति ने ये कहा वह एक अनुभवी साधक था। अब कई अनुभवी साधकों को यह स्वीकार करना पड़ा कि महिमा भयानक थी, भले ही यह स्वीकार करना शर्मनाक था कि एक नौसिखिया उनसे अधिक शक्तिशाली था। ये सुन कर कोई कुछ नहीं बोला। रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता का उपयोग खुद को निखारने के लिए करना। इस युद्ध को याद करते हुए साधकों ने सोचा महिमा शुरू से लेकर आखिर तक बहुत शांत रही। वह कभी घबराई नहीं। ऐसा लग रहा था जब ऐसे सब कुछ उसके नियंत्रण में था। यदि वह वास्तव में राहुल को नहीं हरा सकती थी तो यह संभव नहीं था कि वह शांत रह पाती। और अंतिम आक्रमण में ये सरल लग रहा था, लेकिन क्या ये सचमुच इतना सरल था? एक साधारण हमले ने राहुल के शक्तिशाली मारक प्रहार को तोड़ दिया था। यह एहसास होने पर लोगों को महिमा अथाह लगने लगी। इस रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता में अंकुर को हमेशा महिमा से पीछे स्थान दिया गया था। जब कोई इसके बारे में सोचता है तो शायद अंकुर का इरादा अंतिम दिन महिमा को चुनौती देने का था। हालांकि ये संभावना थी कि अंदर ही अंदर अंकुर को विश्वास नहीं था कि वह महिमा से हार जाएगा, लेकिन इससे संकेत मिलता है कि वह पहले महिमा से कमजोर था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह खुद को चुनौती देने वाले के रूप में पेश नहीं करता। दुर्भाग्य से अब महिमा को चुनौती देने वाला अंकुर नहीं था, बल्कि अर्जुन था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल योद्धा अर्जुन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 244 एस्पेक्टोटम। मंच पर अर्जुन की युआन क्यों घूम रही थी। उसकी आभा बढ़ती जा रही थी, जबकि उसकी सेबर से हल्की आवाज निकलने लगी थी और उसकी सेबर ट्रूथ चीख कर बाहर आ रहा था। अर्जुन की ताकत लगातार बढ़ती ज्वार की लहर की तरह संघनित हो रही थी। उसको ऐसी अवस्था में देखकर महिमा ने सेबर क्यूई द्वारा काटे गए बालों को अच्छा और हल्की सांस ली। आपकी सेबर बहुत मजबूत है, लेकिन मैं आपको हरा दूंगी, उसने गंभीरता से कहा। उसने अपनी मुलायम तलवार को दोनों हाथों में थाम लिया और उसे फैला दिया। तलवार की धारों पर नीली सफेद चमक फैल गई। उसकी युआन क्यूई संघनित हो गई और बहुत जल्द उसकी तलवार पर बर्फ की एक परत जम गई। बर्फ की परत मोटी होती गई। महिमा की तलवार उसके हाथ और अंततः उसके पूरे शरीर पर फैल गई। हड्डियों में कपकपा देने वाली बड़ी ही ठंड हर तरफ फैल गई थी। दूर बैठे दर्शक भी इस ठंड को महसूस कर सकते थे। क्या ये फ्रॉस्ट क्यूई है? उसके पास आइस एलिमेंटल युआन क्यूई है। दर्शकों में से कई लोग एक पल के लिए हिचकिचाए। एक योद्धा की युआन क्यूई में कई तरह के तत्व गुण हो सकते हैं। उनमें से कुछ के लिए बर्फ तत्व युआन क्यूई होना कोई अजीब बात नहीं थी।
यह महिमा की छिपी हुई ताकत होने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि तत्व गुणों वाले युआन क्यूई इतने मजबूत नहीं थे। बर्फ तत्व युआन क्यूई कोई सनसनी नहीं थी। ऋतिक रेड्डी, जिसे महिमा ने पहले हराया था, एक अग्नि तत्व योद्धा था। तात्विक गुण वाले युआन क्यू को गैर तात्विक युआन क्यू की तुलना में आक्रमण में परिवर्तित करना आसान था, लेकिन यह उतना अधिक शक्तिशाली नहीं था। जैसे ही दर्शक भ्रमित अवस्था में थे, स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई धीरे धीरे महिमा के पीछे संघनित होने लगी, जिससे एक प्रेत छवि बन गई। यह एक सफेद भेड़िए की प्रेत छवि थी। यह आकार में बड़ा था, लगभग 4 मीटर ऊंचा और 7 मीटर लंबा। यह महिमा के पीछे राजसी ढंग से खड़ा था और इसका दृश्य प्रभाव बहुत मजबूत था। ग्लेशियर स्नो वुल्फ, एक बर्फ तत्व उजाड़ जानवर। ये है युआन क्यूई की अभिव्यक्ति। युआन क्यूई की अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली युआन क्यूई को एक भौतिक रूप में एकीकृत करने की घटना थी। ये कुछ ऐसा था जो दिव्य शहर में लगभग कोई भी बैंगनी रक्त योद्धा कर सकता था। अंकोर के अंतिम हमले स्काई ऑक्स टायरनेस ब्लड ने भी युआन क्यूई की अभिव्यक्ति का उपयोग किया। इसने एक बैल की प्रेत छवि को मुक्त कर दिया था, लेकिन इसे भी अर्जुन द्वारा काट दिया गया था। दिव्य शहर में युआन क्यूई का प्रकटीकरण होना कोई दुर्लभ बात नहीं थी, लेकिन कुछ नौसिखियों को एहसास हुआ कि महिमा के पीछे का सफेद भेड़िया अलग था। उसमें एक रहस्यमयी आत्मा थी। ऐसा लगता था कि उसका महिमा के साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन था। ऐसा लगता था कि वह उसकी आत्मा से बना था, जिसमें उसकी जीवन शक्ति का एक हिस्सा था। इसके अलावा इस विशाल सफेद भेड़िए के भीतर उजाड़ की एक उभरती हुई शक्ति थी। ये वह शक्ति छोटी ई थी जो केवल उजाड़ जानवरों में ही हो सकती थी, लेकिन यह महिमा के पीछे युआन क्यूई प्रेत छवि में मौजूद थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि सफेद भेड़िया उसकी युआन क्यूई से नहीं बना था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक असली उजाड़ जानवर था। ये हो सकता है। नौसिखिए अनिश्चित थे, लेकिन अनुभवी साधकों ने बहुत पहले ही इसे पहचान लिया था। यह युआन क्यूई की अभिव्यक्ति नहीं थी, यह उच्च स्तर की कोई चीज थी। ये कुछ ऐसा था जो केवल युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा ही कर सकते थे। एस्पेक्ट टोटेम, क्या ये सचमुच एस्पेक्ट टोटेम है? ये कैसे संभव है? लोग आश्चर्यचकित थे। दिव्य जंगल में मनुष्य और उजाड़ जानवर दुश्मन थे। उजाड़ जानवर अक्सर मनुष्यों को खा जाते थे और समय समय पर जानवरों का झुंड होता था। जानवरों के झुंड से 10 लाख घरों वाला एक बड़ा शहर नष्ट हो सकता था, जिससे भयंकर दुख होता था। फिर भी ऐसे समय थे जब मानव योद्धा खुद को उजाड़ जानवरों से अलग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे उजाड़ जानवरों की शक्तियों को उधार ले सकते थे। इसे एस्पेक्ट टोटेम से शुरू करके समझाया जा सकता है। एस्पेक्ट टोटेम युआन फाउंडेशन क्षेत्र योद्धा का प्रतीक था। जब कोई योद्धा बैंगनी रक्त क्षेत्र के शिखर पर होता था, तो वे अपने रक्त के सभी सार को अपने डेंटियन में संघनित कर देते थे, जिससे उनकी क्यूई और रक्त नींव तैयार हो जाती थी। यह युआन नींव की छोटे उरुआती एक ऊंची मीनार बनाने के लिए एक स्थिर नींव का निर्माण करना आवश्यक था। युआन नींव मार्शल आर्ट के मार्ग की नींव थी और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। अपने युआन फाउंडेशन को संघनित करने के बाद एक अधा स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और रैंक बढ़ा सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसका मुकाबला कोई भी पर्पल ब्लड योद्धा नहीं कर सकता था। ऊर्जा इकट्ठा करने की इस क्षमता से ही एक योद्धा जंगल में शिकार किए गए एक मृत उजाड़ जानवर से बचकर निकली आत्माओं और उजाड़ की शक्ति को इकट्ठा कर सकता था। युआन फाउंडेशन में वे एक समन इकाई को इकट्ठा करने और संघनित करने में सक्षम होंगे जो केवल उनके लिए थी। दूसरों के साथ युद्ध करते समय वे इसे बुला सकते थे, जिससे उनकी शक्तियों को मजबूत करने के लिए एक विशाल प्रेत छवि बन जाती थी। इस समन इकाई को एस्पेक्ट टोटेम के नाम से जाना जाता था। एक बार जब एस्पेक्ट टोटेम बन जाता था, तो ये हमेशा योद्धा के साथ रहता था। ट्रेडमार्क के रूप में ये योद्धा की लड़ने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। युआन फाउंडेशन दायरे से ऊपर के योद्धाओं को अक्सर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी के साथ डेथमैच में एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करना पड़ता था। यह युआन फाउंडेशन दायरे के योद्धा की लड़ाई में पूरी ताकत से लड़ने की निशानी थी। दिव्य शहर में एक स्वर्ग सम्मान रोल था। यह पृथ्वी सम्मान रोल से अधिक महत्वपूर्ण था। स्वर्ग रोल को जिस तरह से रैंक किया गया था वह इस बात पर निर्भर करता था कि कोई व्यक्ति कितने उजाड़ जानवरों को मारता है। स्वर्ग रोल के पुरस्कार भी तीनों रोल में सबसे अधिक थे। स्वर्ग रोल को चार्ज करने वाले योद्धा दैवीय जंगल में उजाड़ जानवरों को मारने में बहुत समय बिताते थे। इसका एक कारण गौरव अंक प्राप्त करना था, दूसरा कारण उनके एस्पेक्ट टोटेम को संघनित और मजबूत करना था। एस्पेक्ट टोटेम केवल एक उजाड़ जानवर को अवशोषित करके किया जा सकता है जिसे किसी ने अपने हाथों से मारा हो, और इसे उजाड़ जानवर की मृत्यु के बाद थोड़े समय के अंतराल में किया जाना था। क्या ओह की उजाड़ जानवर की उजाड़ शक्ति और रक्त क्यूई अगर अवशोषित नहीं की जाती तो खत्म हो जाती। इससे पहले कि एस्पेक्ट टोटेम एक अड़चन तक पहुंच जाए, कोई भी अधिक उजाड़ जानवरों को मारकर अपने एस्पेक्ट टोटेम का निर्माण और उसे मजबूत कर सकता है। इसलिए
दिव्य शहर के अनुभवी साधकों की साधना पद्धति लगातार उजाड़ जानवरों का शिकार करना था। इससे उनकी ताकत बढ़ सकती थी और साथ ही इससे उन्हें संसाधन भी मिल सकते थे। यह एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा था। महिमा, जो 3 महीने पहले दिव्य शहर में आने के बाद उसने अपनी असाधारण ताकत के कारण कभी भी नौसिखिए नौकरियों में भाग नहीं लिया। वह केवल उजाड़ जानवरों का शिकार करने के लिए दिव्य जंगल में जाती थी। इसका मतलब यह था कि वह अन्य सभी नए खिलाड़ियों से आगे थी। लोगों ने शुरू में सोचा था कि वह अधिक से अधिक ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित कर रही होगी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि छोटी ई वह एक एस्पेक्ट टोटेम को संघनित कर लेगी। वह युआन फाउंडेशन क्षेत्र योद्धा नहीं हो सकती है ना? असंभव। यहां तक कि 3-4 वर्षों से दिव्य शहर में रहने वाले कई साधक भी अभी तक युआन आधार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। महिमा अत्यंत प्रतिभाशाली हो सकती है, लेकिन वह इतनी जल्दी प्रवेश नहीं कर सकती। इसके अलावा यदि आप युआन आधार क्षेत्र में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप पर्याप्त ऊर्जा संचित नहीं कर पाएंगे, और यह वास्तव में लाभदायक नहीं है। कई लोगों ने इस पर चर्चा की। सम्मान की सीटों पर एल्डर अमिताभ ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और आश्चर्य से महिमा को देखा। ये युआन से पहले एस्पेक्ट है। दिव्य शहर में लंबे समय से ऐसा कोई जूनियर नहीं था। एस्पेक्ट टोटेम कुछ ऐसा था जिसे युआन फाउंडेशन दायरे में योद्धा कर सकते थे। लेकिन इस दुनिया में हमेशा कुछ अपवाद होते थे। कुछ लोगों का स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूइया पावर ऑफ डेसोलेट्स के साथ घनिष्ठ संबंध था। उत्कृष्ट बोधगम्यता के साथ वे एक एस्पेक्ट टोटेम को एकजुट कर सकते थे। बैंगनी रक्त दायरे में रहकर इस प्रकार के एस्पेक्ट टोटेम को युआन से पहले एस्पेक्ट के रूप में जाना जाता था। युआन आधार क्षेत्र योद्धा बने बिना युआन आधार क्षेत्र योद्धा की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा प्रदर्शित करने में सक्षम होने से यह स्पष्ट था कि उनकी युद्ध शक्ति कितनी मजबूत होगी। वहां सभी प्रकार की विशेषज्ञताएं थीं। कई प्रतिभाशाली लोगों की अपनी अपनी खूबियां थीं, लेकिन हर चीज में अच्छा होना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए सूर्य प्रताप एक असाधारण तलवारबाज था, लेकिन वह भी युआन से पहले इस पे कट नहीं बना सका। इसका मतलब यह था कि महिमा के पास एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करने की असाधारण प्रतिभा थी। एस्पेक्ट टोटेम दिव्य जंगल योद्धा की युद्ध शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह युआन आधार क्षेत्र याओ से ऊपर के लोगों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण था। जाहिर है, एस्पेक्ट टोटेम की अलग अलग ताकतें थीं। एक ही प्रकार के उजाड़ जानवर से बने एक ही एस्पेक्ट टोटेम में अलग अलग शक्तियां हो सकती हैं, जो अलग अलग अधाओं द्वारा उजाड़ की शक्ति के अवशोषण पर निर्भर करती हैं। ये किसी व्यक्ति की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता से संबंधित था, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि महिमा सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। भविष्य में जब वह उच्चतर क्षेत्र में पहुंचेगी तो वह उसी स्तर के योद्धाओं के विरुद्ध ऊपरी हाथ रखेगी। यह उसके द्वारा दूसरों के विरुद्ध उच्चतर स्तर के एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करने के बराबर था। विश्वनाथ ने कहा, सटीक रूप से कहें तो यह युआन से पहले का पूरा एस्पेक्ट नहीं है। यह सिर्फ भ्रूणीय एस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी यह बहुत प्रभावशाली है। मुझे लगता है कि इस छोटी युवती को तलवार की कब्र पर ले जाने की जरूरत है। विश्वनाथ का बड़ी ही आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसका चेहरा एक कब्र चोर की तरह लग रहा था जिसने अभी अभी एक दुर्लभ खजाना देखा हो। एल्डर अमिताभ ने बस एक गहरी सांस ली। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। ऐसा इसलिए छोटी ये था क्योंकि युआन से पहले एक एस्पेक्ट बनाने में सक्षम लोगों में से किसी में भी समझदारी की कमी नहीं थी। वास्तव में उसे एक बार तलवार की कब्र में प्रवेश करना चाहिए। अमिताभ ने कहा, ये छोटी युवती भी ठंड के नियमों के प्रति बहुत संवेदनशील है। उसका एस्पेक्ट टोटेम भी एक बर्फ तत्व है। उसे बर्फ तत्व के नाम विज्ञान सत्य के एक हिस्से में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई होगी। यदि नहीं तो बैंगनी रक्त क्षेत्र में एस्पेक्ट टोटेम के भ्रूण रूप को बनाना इतना आसान नहीं होगा। एस्पेक्ट टोटेम योद्धाओं की ताकत बढ़ा सकता था, लेकिन ये योद्धा की ऊर्जा तीव्रता में मात्र वृद्धि नहीं थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे योद्धाओं को ऊर्जा से संबंधित नियमों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। उदाहरण के लिए, महिमा को कठोर, नर्म और ठंडी बर्फ के नियमों की गहरी समझ थी। उसने जो एस्पेक्ट टोटेम चुना वह प्रकृति में बर्फ तत्व था। वह लगातार बर्फ तत्व वाले उजाड़ जानवरों का शिकार कर रही थी। इन बर्फ तत्व वाले उजाड़ जानवरों से बचकर निकलने वाली उजाड़ की शक्ति भी बर्फ तत्व वाली ही थी। उसने इन सभी बर्फीले तत्वों की शक्ति को अवशोषित करने के बाद उन्हें अपने एस्पेक्ट टोटेम में एक साथ मिला दिया। इसलिए उसका एस्पेक्ट टोटेम भी एक बर्फीला तत्व था। परिणामस्वरूप जब महिमा किसी युद्ध में प्रवेश करती है तो केवल एस्पेक्ट टोटेम की सहायता से वह बर्फ तत्व युआन क्यूई का उपयोग करने पर बोनस प्रभाव प्राप्त करती है। ये कल्पना की जा सकती है कि महिमा एक वास्तविक बर्फ तत्व वाले उजाड़ जानवर को लेकर आई थी जिसका उसके साथ टेलीपैथिक संबंध था, और वह अर्जुन के खिलाफ लड़ाई में उतरी थी। यह एक के विरुद्ध दो लड़ाइयों के बराबर था। क्या यह एस्पेक्ट टोटेम है? मैंने इसे पहली बार देखा है। तो यह ऐसा दिखता है। अर्जुन को मार्शल आर्ट का कोई
व्यवस्थित अध्ययन नहीं था। लियान जनजाति के कबीले को छोड़ने से पहले भी उसको नहीं पता था कि पर्पल ब्लड क्षेत्र के ऊपर का क्षेत्र क्या है। हालांकि बाद में उसे युआन फाउंडेशन के बारे में पता चला, लेकिन उसे युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं की पहचान नहीं पता थी, न ही यह पता था कि उनके पास क्या विशेष योग्यताएं हैं। अर्जुन को यह भी नहीं पता था कि पर्पल ब्लड क्षेत्र से युआन फाउंडेशन क्षेत्र में कैसे जाना है। उसने दिव्य शहर में आने से पहले युआन फाउंडेशन क्षेत्र के कई योद्धाओं को नहीं देखा था। मानसी के अलावा अर्जुन ने कभी किसी को लड़ते नहीं देखा था, और जब उन्होंने मानसी के साथ मुकाबला किया तो क्षमता में बहुत अंतर के कारण मानसी को स्वाभाविक रूप से अपने इस टोटेम का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल योद्धा अर्जुन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 245 शुरानरक। महिमा ने जब अपना एस्पेक्ट टोटेम बुलाया तो उसकी आभा पूरी तरह से बदल गई। एक शुद्ध ठंड ने अब उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसको इस अवस्था में देखकर दर्शक मन ही मन भयभीत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे मंच पर मौजूद व्यक्ति बर्फीले दिव्य पर्वत पर उगने वाला एक बर्फीला कमल हो। उसके पीछे ग्लेशियर स्नोवुल्फ ने इस मजबूत दृश्य प्रभाव को और बढ़ा दिया। उसकी तलवार जमीन की ओर मुड़ी हुई थी, जो कभी नर्म पानी जैसी तलवार थी, वह अब अचानक सख्त और तीखी हो गई थी। इस ठंडी तलवार ने फिर बैंगनी टंगस्टन अवस्था में वार किया। पेंग मंच से ठंडी हवा चली, फ्रॉस्ट क्यू निकलने लगी, जिसके केंद्र में छोटी ई माँ की तलवार थी। काचा मंच के मंच पर बर्फ के खंभों के एक के बाद एक स्तंभ बन गए। पूरा दिव्य वन्य क्षेत्र अब बर्फ के जंगल में बदल गया था, जिसके बीच में महिमा था। अर्जुन बर्फ के जंगल के अंदर खड़ा था, महिमा की तलवार का सामना कर रहा था और अपने चारों ओर हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड का अनुभव कर रहा था। ये दृश्य देखकर दर्शक चौंक गए। ये बर्फ के खंभे महिमा की युआन क्यूई से बने थे। एक बैंगनी रक्त का क्षेत्र योद्धा वास्तव में अपने शरीर की युआन क्यूई का उपयोग करके बर्फ का जंगल बना सकता है। वह कितनी युआन क्यूई थी? पर्पल ब्लड योद्धा के शरीर में सीमित मात्रा में युआन क्यूई होती है। अगर आम योद्धा महिमा की तरह ही करते तो उनके शरीर की सारी युआन क्यूई खत्म हो जाती, जिससे वे युद्ध करने में असमर्थ हो जाते। ओह, ये बर्फ का जंगल! अर्जुन ने चारों ओर देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। वह महसूस कर सकता था कि प्रत्येक बर्फ के स्तंभ का महिमा के साथ आध्यात्मिक संबंध था। अपने बैंगनी क्रिस्टल के साथ इंटरफेस करते हुए उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली। अब वह देख सकता था कि प्रत्येक बर्फ के स्तंभ में अत्यंत शुद्ध ऊर्जा थी, और इस ऊर्जा के महिमा के साथ हजारों कनेक्शन थे। बर्फ के स्तंभ की ऊर्जा महिमा के शरीर से आ रही थी, लेकिन साथ ही ये बर्फ के स्तंभ महिमा को आपूर्ति करने के लिए आसपास से युआन क्यूई भी इकट्ठा करते थे। यह एक सरणी तकनीक है। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ, बर्फ का जंगल महिमा की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खा सकता है, लेकिन एक बार इसे स्थापित करने के बाद उसको बर्फ के जंगल की सीमा के भीतर लड़ते समय इस सरणी तकनीक से ऊर्जा की आपूर्ति हो जाएगी। नतीजतन उसे इसमें पूर्ण लाभ होना था। क्या बर्फ कानून का इस्तेमाल इसी तरह किया जाता है? अर्जुन जानता था कि बर्फ तत्व ऊर्जा को नियंत्रित करके कोई व्यक्ति दुश्मनों पर हमला करने के लिए केवल फ्रॉस्ट क्यूई का उपयोग कर सकता है। जादुई प्रभावों के साथ इस तरह के उत्कृष्ट सरणी सेटअप को बनाने के लिए इसका उपयोग निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता था। ऊर्जा के पीछे मूल सिद्धांत नियम है। नियमों की समझ हासिल करके कोई भी व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग करने के अपने तरीके अपना सकता है। नियमों का दायरा जितना ऊंचा होगा, ऊर्जा का अनुप्रयोग पूर्णता के उतना ही करीब होगा। इस समय महिमा ने हमला किया। जब उसने वार किया तो ऐसा लगा जैसे मंच पर मौजूद सारी फ्रॉस्ट क्यूई बाहर आ गई हो। बर्फ के स्तंभों की श्रृंखला में ऊर्जा महिमा के हमले से प्रेरित थी, जो अब अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। पीक फ्रॉस्ट लोट्स उसने अपनी तलवार घुमाए और फ्रॉस्ट क्यूई की लहर ने हवा में एक विशाल बर्फ कमल का रूप ले लिया, जो अर्जुन की ओर बढ़ा। यह अनियंत्रित तलवार क्यूई जब व्यूह के अंदर बर्फ के स्तंभ में प्रवेश करती थी तो वह बर्फ के स्तंभों को नहीं तोड़ती थी, बल्कि बिना किसी बाधा के उसमें से होकर गुजर जाती थी। केवल इस कदम से ही कोई ये देख सकता था कि महिमा ने अपने बर्फ कानूनों में क्या स्तर प्राप्त कर लिया था। इस हमले का सामना करते हुए अर्जुन ने 1000 आर्मी सेबर में शुद्ध यांग युआन क्यूई इंजेक्ट करके आगे हमला किया। अपने ब्लेड के वार से सेबर क्यूई कानून एक बार फिर प्रकट हुए। सेबर की किरण आसमान में उछली और उस बड़ी ही सेबर क्यूई की महिमा की तलवार क्यूई से भयंकर टक्कर हुई। दोनों का लक्ष्य एक दूसरे से बेहतर बनना था। धमाका जब विशाल विस्फोट के झटके करीब आए तो अर्जुन और महिमा दोनों को पीछे धकेल दिया गया। जब अर्जुन पीछे हट रहा था तो उसकी आंखें अचानक केंद्रित हो गईं और उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठा लिया। उसके ठीक ऊपर विशाल ग्लेशियर स्नोवुल्फ उस पर हमला कर रहा था। उसके सफेद जानलेवा नुकीले दांत चमक रहे थे। हालांकि यह वीरान जानवरों की शक्ति से बनी एक प्रेत छवि थी, फिर भी यह एक असली जानवर की तरह लड़ सकता था। ग्लेशियर स्नोवुल्फ ने दोनों पंजों से नीचे की ओर हमला किया। उसके 7 मीटर लंबे शरीर पर नुकीले पंजे थे जो तीखी तलवारों की कतार की तरह थे।
इन तलवारों ने अर्जुन के गले पर वार किया। इस समय उसने अभी अभी अपनी चाल पूरी की थी और अपनी ऊर्जा खर्च कर चुका था, इसलिए वह अब और कुछ नहीं कर सकता था। ग्लेशियर स्नो वुल्फ के हमले का सामना करते हुए उसने हवा में ही अपने शरीर को जोर से घुमाया। सूक्ष्मता, हालांकि अर्जुन उड़ नहीं सकता था, लेकिन वह अपने आसपास के वातावरण के साथ एक होने के लिए अपनी सूक्ष्मता दोलन तकनीक का उपयोग कर सकता था। उसे अपनी हरकतों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी चीज को छूने की जरूरत नहीं थी। उसका शरीर एक ओर खिसक गया और उसी समय उसने अपनी सेबर से वार किया। धिक्कार थाउजेंड आर्मी सर। एबर भेड़िए के पंजों से टकराए। अर्जुन को लगा कि उसकी चेस्ट सुन्न हो गई है। इस जोरदार प्रहार को झेलने के बाद वह पीछे की ओर हट गया। जमीन पर अपने पैरों के साथ उसने सेबर का इस्तेमाल जमीन को काटने के लिए किया। जोरदार प्रभाव के कारण अर्जुन 7 मीटर की दूरी पर पीछे की ओर खिसक गया था। थाउजेंड आर्मी सेबर ने बैंगनी टंगस्टन धातु पर कई चिंगारियां पैदा कर दी थीं इससे पहले कि वह अपनी सांस ठीक कर पाता। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वह 6 बर्फ के स्तंभों के बीच में आ गया है और अपनी ऊर्जा दृष्टि में वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ये 6 बर्फ के स्तंभ अन्य बर्फ के स्तंभों की तुलना में अधिक चमकीले थे। उनमें बहुत अधिक ऊर्जा एकत्र हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि ज्वालामुखी फटने वाला है। ये बुरी बात है। बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन ऊपर की ओर कूद पड़ा और उसके ऊपर कूदने से ठीक पहले बर्फ के 6 स्तंभ एक साथ फट गए। उड़ते हुए बर्फ के टुकड़े जो छोटी बर्फ की तलवारों की तरह थे उसकी ओर बढ़े। चा अर्जुन ने अपनी सेबर लहराई और अपने पूरे शरीर को सेबर की किरणों से ढक लिया। थाउजेंड आर्मी सेबर द्वारा प्रत्येक हिमखंड को नष्ट कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ छोटे हिमखंड बचे थे जो अर्जुन की सुरक्षात्मक क्यूई को छेदते हुए उसके मांस को चीर रहे थे। अचानक हर जगह खून उड़ने लगा। अर्जुन घायल हो गया था। दर्शक हैरान रह गए। ये पहली बार था जब वह प्रतियोगिता में घायल हुआ था। महिमा का हमला बहुत भयानक था। उसके लगातार हमले चकाचौंध करने वाले थे। इससे पहले महिमा ने अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया था। राहुल मिश्रा के खिलाफ उसने अपनी सबसे कमजोर क्षमताओं के साथ जीत हासिल की थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह जानबूझकर कमजोर दिखना चाहती थी। कारण यह था कि अगर वह अपने बर्फ के नियमों और एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करती तो उसके हमले तूफान की तरह होते। राहुल जैसे व्यक्ति के पास इसे संभालने का कोई तरीका नहीं होगा इस समय। इससे पहले कि लोग प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने महिमा को बर्फ की आत्मा की तरह हवा में उड़ते देखा। माँ, छोटी माँ अब अपना दूसरा कदम उठा रही थी। बिना रुके उसने लगातार हमले किए, यहाँ तक कि दर्शकों को भी जो किनारे से लड़ाई देख रहे थे आराम करने का मौका नहीं मिला। अर्जुन को तो और भी कम मौका मिला क्योंकि वह मंच पर था। महिमा ने अपनी तलवार पर वार किया, जिससे तलवार की किरणें एक प्रचंड महासागर की तरह दिखाई देने लगी। इस समय उसकी आंखों का रंग बर्फीला नीला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पुतलियों में अंतहीन ग्लेशियर हो। उसने अपनी तलवार से वार किया। उसके पीछे एक साथ 6 और बर्फ के स्तंभ फट गए। तब महिमा की तलवार ने खंडित बर्फ के क्रिस्टल को निर्देशित किया जो अर्जुन की ओर उड़ रहे थे। उसी समय महिमा के पीछे ग्लेशियर स्नो वुल्फ ने दहाड़ लगाई। फिर वह तलवार में घुस गया और तलवार की आत्मा बन गया। ये खंडित बर्फ के क्रिस्टल के साथ महिमा का सबसे शक्तिशाली हमला था। यह उसके हमले की चरम शक्ति थी। नीला नीला बर्फीला समुद्र, क्षणभंगुर सौंदर्य। महिमा ने धीरे से ये शब्द कहे मानो वे एक सुरम्य तलवार की किरण के साथ एक कविता हो। यदि महिमा को बर्फ का कमल कहा जाए तो वह सुंदरता जो उसने सहस्राब्दी से संचित की थी अब एक पल में मुक्त हो रही थी। इस हमले से ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। हर किसी के चेहरे पर मानो भाव थम से गए हों। महिमा की ताकत बहुत भयानक थी और यह बहुत गहरी थी। एक बार जब ये पता चला तो ये स्वर्ग को हिला देने वाला था। ऐसे हमले को कोई कैसे रोक सकता है? अपनी ओर आती नीली तलवार की किरणों की इस प्रचंड लहर को देखकर अर्जुन ने अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं। उसकी आंखों की पुतलियों पर तलवार की किरणें प्रतिबिंबित हो रही थीं। ठंडी फ्रॉस्ट ह्यूई और हत्या की मंशा सब कुछ नष्ट करने वाली थी। इस समय अर्जुन का मन पानी की तरह शांत था। अपने दाहिने हाथ से थाउजेंड आर्मी सेबर के हैंडल को पकड़ते हुए उसने अपनी सारी आत्मिक ऊर्जा को से बर के ब्लेड में डाल दिया। सेबर सत्य के 32 शब्द, इसके मूल में हत्या। एक पल में ही अर्जुन के पीछे लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र दिखाई देने लगा। शूरा नरक खून का रंग फैलने लगा क्योंकि ठंडी हत्या की मंशा ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया था। जब सेबर कब्र के मालिक को सेबर सत्यों के बारे में जानकारी मिली तब तक वह कई लड़ाइयों में भाग ले चुका था और अनगिनत लोगों को मार चुका था। वास्तविक सत्य ऐसी चीज नहीं थी जिसे किसी पुस्तक में लिखा जा सके। ये कुछ ऐसा था जिसे शूरा नरक के रक्त सागर में गढ़ा जाना था। तलवार का तरीका अदम्य इच्छाशक्ति के साथ सब कुछ नष्ट करने के लिए आगे बढ़ना था। यह हमला अर्जुन द्वारा सीखी गई सबसे शक्तिशाली सेबर चाल थी। जब उसने अपनी सेबर को काटा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया की हर चीज गायब हो गई हो, सिर्फ खून से लाल रंग की सेबर की किरण बची हो। ऐसा लग रहा था मानो वह अखाड़े को चीर कर रख देगी। यह क्या है? जिस समय अर्जुन ने वार किया विश्वनाथ और अमिताभ को गहरा सदमा लगा। विश्वनाथ अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ।
ये बच्चा उसकी आंखें चमक उठी। पहले जब महिमा ने युआन घटना से पहले एस्पेक्ट को संक्षेप में प्रस्तुत किया और अपने बर्फ के नियमों को प्रदर्शित किया तो विश्वनाथ और अमिताभ केवल सराहना कर रहे थे। वे अब जितने हैरान थे उतने नहीं थे। अर्जुन की सेबर और महिमा की तलवार एक बार फिर टकरा गई। सेबर सम्राट जैसा था, तलवार एक संप्रभु की तरह थी। धमाका, बर्फ के क्रिस्टल टूट गए, सफेद भेड़िया चिल्लाया और खून का समुद्र उमड़ पड़ा। एक भयानक विस्फोट हुआ जिससे एक शॉकवेव उत्पन्न हुई और पूरे क्षेत्र में फैल गई चचाचा बर्फ का एक टुकड़ों ने अर्जुन की सुरक्षात्मक युआन क्यूई को छेद दिया। उजाड़ की शक्ति जिसने ग्लेशियर स्नो वुल्फ का निर्माण किया था भी अर्जुन के शरीर और मध्याह्न रेखाओं के माध्यम से प्रचंड रूप से प्रवाहित हुई। अर्जुन को लगा कि उसका खून कुछ पल के लिए जम गया है। हालांकि उसने जल्दी से अपनी शुद्ध यान क्यू को फ्रॉस्ट क्यू को पिघलाने के लिए प्रसारित किया, लेकिन फिर भी उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका रक्त प्रवाह तब व्यस्त हो गया। वह एक बार फिर घायल हो गया था। वह महिमा की भयावहता को गहराई से महसूस कर सकता था। वह न केवल अपनी ताकत में बल्कि अपनी युद्ध रणनीति, तकनीक और कानूनों की समझ में भी मजबूत थी। जब अर्जुन को सेबर सत्य के 32 शब्दों की घातक चालों के बारे में जानकारी मिली तो वह हमले की शक्ति के मामले में महिमा से किसी भी तरह से कमजोर नहीं था, लेकिन अपनी तकनीकों से वह अपने हमलों से उसे परास्त करने में सफल रही। महिमा ने यह भी अनुमान लगा लिया था कि ग्लेशियर स्नो वुल्फ के हमले को रोकने के बाद वह कहां उतरेगा। उसने 6 बर्फ के स्तंभों के भीतर समय से पहले ही ऊर्जा एकत्र कर ली थी ताकि अर्जुन के जमीन पर उतरते ही विस्फोट हो जाए। पहले हमले और ग्लेशियर स्नो वुल्फ के हमले के कॉम्बो से लेकर बर्फ के स्तंभों के विस्फोट तक, ये 3 हमले महिमा के अंतिम हमले की नींव थे। ये हमला महिमा के लिए असली मौत का झटका था। इस एक हमले के लिए इस प्रकार की गणना अविश्वसनीय थी और वह सिर्फ एक 13 साल की लड़की थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल योद्धा अर्जुन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। आज के लिए छोटी ये इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।